देखो, मैं आप सबको एक बात और बता दूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर मैंने पहले ही बताया, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो लोगों ने बीच में आपने देखना शुरू किया है उनके लिए थोड़ा और टिपिकल है, क्योंकि उनका पीछे का कवर नहीं है। ठीक है, देखते हैं वो कैसे कवर होगा। अब यहाँ पर जब मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ तो आप इस बात पर ज़रा ध्यान दें कि अब क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको अलग अलग टाइप के फोर्सेस का नेचर बताऊंगा। सबसे पहले हमारी बात होगी वेट की। इसकी बात करने आ रहा हूँ। वेट है सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो वेट की अगर हम बात करें तो वेट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और टुवर्ड्स सेंटर होगा। जैसे ये कोई सरफेस है तो वेट किधर लगेगा? नीचे की तरफ है। जबकि हमने ये क्या ली? ये प्लेन सरफेस लिया। ये है प्लेन सरफेस। लेकिन अगर मैं इंक्लाइंड सरफेस ले लूं, कैसे लो? इंक्लाइंड सरफेस, तो यहां पर है इंक्लाइंड सरफेस। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी वेट किधर होगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट अप्लाई होगा। ठीक, कहीं पर भी है। लेकिन अगर मान लो आपने ये अर्थ ले ली, ये क्या है? इट इज अर्थ। अर्थ लिया। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है तो अर्थ का सेंटर कहाँ पर है? अर्थ का सेंटर ये है। ये मैं बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो ऐसे आएगा। ठीक, अदरवाइज क्या है? इन जनरल डायरेक्शन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ये है। ये जो हमने बनाया ये स्पेशल केस है। अदरवाइज सरफेस कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी सरफेस हो, ये है किधर लगेगा? वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब वेट के बाद में नेक्स्ट लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन। अगला है नॉर्मल रिएक्शन। जैसा नाम है वैसा ही यहाँ पर ये वर्क करेगा। नॉर्मल रिएक्शन मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इसमें आप लिखें इफ एन ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद एनी सरफेस, इफ एन ऑब्जेक्ट in contact with any surface, then a reaction force applied on it, which is known as normal reaction. जैसे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेन सरफेस पर रखा जाए, ये क्या है? प्लेन सरफेस है। तो आपने यहाँ पर देखा कि वेट किधर लगेगा? वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ये है नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस से अवे अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया। अब यहीं पर मैं अगला दिखाऊं आपको। इंक्लाइंड सरफेस की अगर बात की जाए तो इंक्लाइंड सरफेस के केस में है, ये है। तो इस सरफेस पर अगर आप देखोगे ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया,
वेट किधर लगेगा, वेट जो है वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो ऐसे सरफेस है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक, ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वेट किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाएगा। अब एक और बात, अगर एक ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये दीवार है, अभी तक तो ग्राउंड के या ऐसे कांटेक्ट में है, अगर किसी वॉल के कांटेक्ट में है, जैसे ये डस्टर मैंने लिया, डस्टर को मैं ऐसे रखूं तो डस्टर का वेट किधर है, नीचे आएगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बाहर की तरफ आएगा। तो इस यहाँ पर है, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे लिया जाए, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक, और वेट इसका इस ढंग से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अब अगर आप देखो टेंशन, टेंशन क्या है, टेंशन की जब मैं बात करता हूँ तो कोई रोप है, स्ट्रिंग है, चेन है, इस तरह के ऑब्जेक्ट में टेंशन होगा, ठीक। टेंशन जो होता है, जैसे ये अगर एक है ऑब्जेक्ट है, इसको खींचा जाए तो टेंशन फोर्स ऑलवेज, इट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। टेंशन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट से अवे रहेगा। जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, एक स्ट्रिंग से मैंने जोड़ दिया, तो ए पर से अगर यहाँ पर टेंशन टी है, अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा, अगर बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा। तो ए के रेस्पेक्ट में टेंशन क्या है, ए के रेस्पेक्ट में टेंशन ये हो गया, और अगर बी के रेस्पेक्ट में टेंशन देखा तो ये हो गया। तो टेंशन फोर्स ऑलवेज अवे फॉर ए स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग है, रोप है या चेन है, ये क्या है, massless, inextensible, ठीक, massless हैं, inextensible हैं, तो ऐसे में पूरे थ्रेड में या रूप में टेंशन सेम होता है। अब इफ रोप है मास, अगर रूप में मास है, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, अगर रूप है मास, इफ रूप है मास, then tension at every point different, हर पॉइंट पर टेंशन बदल जाएगा। समझ गए, मतलब हर पॉइंट पर, अगर रूप में मास है, देखो प्रैक्टिकली तो मास होता है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन करना है
तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूंगा T1 है, यहाँ देखूंगा T2 है, हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट होता है। इफ रूप है मास तो वो इफेक्ट डालता है, बट हमारे क्वेश्चन में जब तक हमें दिया नहीं जाएगा तो मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, फ्रिक्शनलेस वो सब नहीं होगा, और पूरे रोप में टेंशन, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन, पूरी चेन में टेंशन सेम कंसीडर किया जाएगा। अब इसी में है इफ रोप है जॉइंट, अगर रोप में जॉइंट है देन बियॉन्ड द जॉइंट दोनों तरफ टेंशन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगर जॉइंट नहीं है तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा, और टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर रोप में जॉइंट है देन टेंशन विल बी डिफरेंट। इफ रोप फॉर्म जंक्शन, अगर रोप में जंक्शन बन रहा है तो हर थ्रेड में अलग अलग टेंशन रहेगा। यहाँ T1 है, T2 है, T3 है। एवरी स्ट्रिंग है डिफरेंट टेंशन, हर स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा।